गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर के अगला जो चैप्टर अपना अरस्तु उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अरस्तु का सामान्य परिचय, अरस्तु ने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन सी किस प्रकार की अध्ययन पद्धति हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अरस्तु जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं, फादर कहने के पीछे इनका जो यथार्थवादी चिंतन है, इस कारण से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अन्य भी कारण हैं जिनके कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर कहा जाता है। चूँकि हमारा जो आज का विषय है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, इसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। समाज में रहता है, समाज में रहेगा तो उसको राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, संरचनाएं हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। तो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, अर्थात उसको एक सिस्टम की आवश्यकता है। जैसे जैसे कुटुंब से ग्राम बनेंगे, ग्रामों से राज्य बनेगा, तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। तो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ है या इसका रिजल्ट के रूप में व्यक्ति चूँकि एक राजनीतिक प्राणी है, इसी प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति, मानव की इसी प्रवृत्ति के कारण राज्य के रूप में, परिणाम के रूप में राज्य निकल कर सामने आता है। अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो और सोफिस्ट, उन्होंने राज्य की जो संबंधी विचार दिए हैं, उनके अनुसार, सोफिस्ट और प्लेटो के अनुसार राज्य का जो निर्माण हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है, समझौते के माध्यम से हुआ है। लेकिन अरस्तु ने सोफिस्टों के विचार और प्लेटो के राज्य संबंधी विचार का खंडन करते हुए यह बताने की कोशिश करी है कि राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के द्वारा हुई है, न कि किसी समझौते के द्वारा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 6 सिद्धांत थे। उनमें दैवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है और लास्ट में जो मैकाइवर का है ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है। उसी सिद्धांत की कई हजार साल पहले अरस्तु ने कल्पना कर दी थी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो इतने प्रामाणिक हैं कि वो आज भी यथावत लागू हैं। इन्हीं कारणों की वजह से अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये हुई कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है उसका जो आधार था वो था ऐतिहासिक विकास के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है, न कि किसी समझौते के आधार पर। समझौते का परिणाम राज्य नहीं है, ये एक ऐतिहासिक विकास, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ। अरस्तु मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक संस्था है। इसकी उत्पत्ति एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के तहत राज्य का विकास हुआ है, न कि समझौता। क्योंकि समझौता जो है वो सोफिस्ट भी मानते हैं और सामाजिक समझौतेवादी हॉब्स, लॉक, रूसो जो आगे चलकर 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर इन भी मानते हैं, और प्लेटो जो कि अरस्तु का गुरु है वो भी इसको मानता है। लेकिन अरस्तु ने इन सभी का खंडन करते हुए अपने राज्य की उत्पत्ति का जो आधार माना, उसको माना ऐतिहासिक विकास की एक प्रक्रिया के तहत राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ा है। राज्य सभी संस्थाओं में एक श्रेष्ठ और सबसे उच्च संस्था है। यही उस राज्य को आत्मनिर्भर बनाती है, उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों का ये सुरक्षा करती है, उनके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्वहन करती है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को समझने के लिए हमें देखते हैं कि अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं उनको हम मोटे मोटे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली बात है राज्य की उत्पत्ति किस आधार पर हुई है, राज्य कौन कौन से कार्य करता है, और राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जो अरस्तु के द्वारा बताई गई, उनका अपन अलग अलग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं राज्य की उत्पत्ति। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक विकासवादी सिद्धांत, जो कि आज मैकआइवर जैसे लोग भी इसको मानते हैं, जो कि राज्य की उत्पत्ति से सबसे सर्वमान्य सिद्धांत आज जो है वो ऐतिहासिक एवं विकासवादी है, जिसकी कल्पना अरस्तु ने बहुत पहले कर दी थी। अरस्तु के अनुसार सबसे जो पहली बात है वो पहली सामाजिक संस्था मानता कुटुंब को, अर्थात अरस्तु के अंदर पहले विवाह होगा, विवाह से परिवार बनेगा और परिवार से कुटुंब बनेगा, और इस कुटुंब के अंदर पति पत्नी होंगे, संतान होंगे और दास होंगे, वो एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, अर्थात कुटुंब जो है जिसमें पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, दास हैं, इसमें राज्य का बीज दिखाई देता है। क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक होता है, अर्थात एक परिवार का जो मुखिया होता है उस परिवार का वो शासक होता है या मुखिया होता है, मुखिया के रूप में कार्य करता है। कुटुंब एक स्वाभाविक संस्था है क्योंकि यह संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो अरस्तु के अनुसार पहला जो एक संस्था है वो कुटुंब है। विवाह के बाद में परिवार और परिवार से एक कुटुंब बन जाता है। कुटुंब से धीरे धीरे गांव का विकास होता है। गांव का विकास क्यों होता है? परंतु केवल सुरक्षा की दृष्टि ही नहीं चाहता है। व्यक्ति जब मुखिया का दायित्व होता है कि सभी प्रकार की आवश्यकताएं और उनकी सुरक्षा करे, लेकिन ये केवल सुरक्षा से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी अन्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी होती है। इसके लिए कुछ कुटुंब मिलकर, कुछ आपस में कुटुंब मिलकर के एक गांव का निर्माण करते हैं और फिर कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे जैसे गांव का विस्तार होता है उसमें भी कानून व्यवस्था और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है जो एक गांव पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत से गांव मिलकर के नगर राज्य या राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक विकास के माध्यम से हुई है, धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत हुई है, और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ये कहलाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य होंगे उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के सद्गुण अच्छे हो, उनके अंदर नैतिकता का निर्माण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य किसे कहेंगे? राज्य कुलों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है, अर्थात पहले कुल का मतलब यहाँ कुटुंब से है, अर्थात राज्य कुटुंबों एवं ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, अर्थात उस राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन दे। राज्य की अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक है, अरस्तु के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। उसके में बारकर ने 8 खंड बताए हैं। बारकर के अनुसार अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है उसके 8 भाग हैं। उस 8 भाग में से पहले भाग के अंदर राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार प्रस्तुत करे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के आधार पर हुई है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो राज्य के प्रमुख कार्य कौन कौन से होंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य के कौन कौन से कार्य होते हैं उनको देखते हैं। मानव की भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, नागरिकों के अंदर सद्गुण और नैतिकता का विकास करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, उसको आप अच्छी तरह याद कर लें कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए हुई है। मतलब इसमें जो अरस्तु का राज्य है उसके अंदर प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, और उस जीवन को जो जो आवश्यकताएं चाहिए उनका प्रबंध करना यह राज्य का प्रमुख दायित्व है। तो अरस्तु के अनुसार एक कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है, इसको आप अच्छे से याद करें। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए हुई है और यह सद्जीवन के लिए बना हुआ है, अर्थात राज्य केवल और केवल गुड लाइफ के लिए बना हुआ है कि वो व्यक्ति को सद्जीवन, गुड लाइफ प्रोवाइड करवाए, इसलिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है। राज्य का जो उत्पत्ति हुई है अरस्तु के अनुसार वो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के आधार पर हुई है, जो वर्तमान में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार जो उसका राज्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है राज्य साव्य एकता पर आधारित है। मतलब ये ऑर्गेनिक थ्योरी, जैविक आंगिक सिद्धांत जो बात करते हैं, प्लेटो भी इसकी बात करता है। तो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति राज्य का एक पार्ट है, एक भाग है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राज्य है वो साव्य एकता के आधार पर आधारित है। राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है। उनके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है और एक संपूर्ण साव्य ऑर्गेनिक होल है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य जो है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के माध्यम से शरीर बनता है, उसी प्रकार से राज्य भी जैविक अंगों के आधार पर बना हुआ है। उसमें सभी पार्ट्स का अपना अपना रोल होता है। दूसरी विशेषता है, राज्य अरस्तु के अनुसार सर्वोच्च एवं आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय अर्थात समुदायों में सबसे ऊपर राज्य है, वो सबसे ऊपर है। परिवार, ग्राम और राज्य सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। अर्थात हम कोई भी समुदाय बनाते हैं, उसका उद्देश्य यह होता है कि कुछ अच्छा हो। परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करना, सबसे अच्छी सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करना है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र नहीं, वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि समुदायों में सबसे ऊपर जो संस्था होगी वो राज्य होगी। और राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा होगा? बिल्कुल आत्मनिर्भर होगा, या किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा। इसमें निवास करने वाले सभी व्यक्ति इसके आत्मनिर्भरता के कारण अपना अच्छा जीवन, गुड लाइफ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अरस्तु एक बात कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अर्थात वैसे तो हमने कहा कि कुटुंब पहले आए, फिर कुटुंब से परिवार बने। परिवार और कुटुंब एक ही बात है। पहले विवाह हुआ, फिर परिवार हुआ, परिवार से ग्राम का निर्माण हुआ और ग्राम से धीरे धीरे राज्य बने। लेकिन यहाँ ये विशेषताओं में कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अर्थात व्यक्ति बाद में आया है और राज्य पहले आया। इसमें मनोवैज्ञानिक आधार पर अरस्तु कहता है कि समय की दृष्टि से तो परिवार पहले हैं, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले। अर्थात अरस्तु ये कहना चाहता है कि पूर्णता पहले आती है और अंश बाद में आता है। तो ये आप अच्छी तरह इसको याद कर लें, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अर्थात राज्य अरस्तु के मनोवैज्ञानिक आधार पर राज्य प्रकृति की दृष्टि से पहले है और व्यक्ति बाद में। समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में आया। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। क्योंकि व्यक्ति एक सिस्टम चाहता है और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करता है, तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ने की कोशिश करी है कि अरस्तु के अनुसार राज्य संबंधी जो विचार हैं उसका आधार क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह हुई कि अरस्तु का राज्य का निर्माण का जो प्रक्रिया है वो ऐतिहासिक विकासवादी आधार है, अर्थात समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य का निर्माण नहीं होता है, धीरे धीरे एक विकास की प्रक्रिया के तहत होता है, जो कि वर्तमान के अंदर राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है ऐतिहासिक एवं विकासवादी, उसका ये फॉलो करता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ये तो 15वीं शताब्दी के बाद में आया है वर्तमान राज्य का कंसेप्ट जो देख रहे हैं आप, लेकिन अरस्तु ने ये बहुत पहले ही ऐसी कल्पना कर दी थी। दूसरी बात है कि राज्य के अरस्तु के अनुसार कुछ कार्य हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रमुख कार्य है वहाँ के नागरिकों में सद्गुण और नैतिकता का विकास करना, राज्य को आत्मनिर्भर बनाना। इसी प्रकार से अरस्तु के राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जिनका मैंने वर्णन कर दिया है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको आप याद कर लें। थैंक यू।